हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डच। ये हमारी यूरोपियन सीरीज का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने जाना था किस तरीके से पुर्तगाल इंडिया में आए थे। उसी का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डच और अंग्रेज और फ्रेंच वगैरह किस प्रकार से इंडिया में आए, किस प्रकार से उनका फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग जानने वाले। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए डच का, तो डच होते कौन है? तो एक देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड, यहाँ के जो निवासी, यहाँ के जो लोग होते हैं, उन्हें बोला जाता है डच। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, तो सबसे पहले कौन से डच यात्री थे जो भारत आए थे? जैसे पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा 1498 में आए थे। उसी प्रकार अगर डच का देखा जाए 1595 में आए थे सबसे पहले डच यात्री, जिनका नाम है हाउटमैन। हाउटमैन, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले डच यात्री कौन है? हाउटमैन, जो कि भारत आए थे। कब आए थे? तो 1595 में। सबसे पहले इनका फैक्ट्री कब ये सबसे पहले इन लोगों ने अपना कंपनी स्टैब्लिश किया कब? 1602 में अपना कंपनी स्टैब्लिश किया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्होंने अपना सबसे पहला फैक्ट्री कब लगाया? 1605 में मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। तो ये डच से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिश किया किसने था? तो नाम याद रखिएगा, जोहान वॉन। जोहान वॉन, ये वो यात्री थे जोहान वॉन, जिन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिशमेंट किया। इससे एक और हम लोग को याद रखना है, इस कंपनी में 17 पार्टनर्स थे, 17 पार्टनर्स थे, मतलब साझेदार थे, पार्टनर थे। इसीलिए इसे बोला जाता है 17 जेंटलमैन की कंपनी। 17 जेंटलमैन, जेंटलमैन, या फिर जेंटलमैन 17, जेंटलमैन 17। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जेंटलमैन 17 किसे कहा जाता है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है। सबसे पहले कौन से डच यात्री थे जो भारत आए थे? तो हाउटमैन। डच किसे कहा जाता है? तो नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है। सबसे पहला डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुआ? 1602 में। किसने किया? जोहान वॉन ने। इनका सबसे पहला फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुआ? तो 1605 में। किसने किया? कहाँ किया? तो मसूलीपट्टनम में सबसे पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ। क्लियर है? अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है। जितने भी विदेशी कंपनियां हैं, या पोर्चुगीज हो, डच हो, ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, स्वीडिश हो, जितने भी हैं, सभी का ये वर्चस्व था कि यहां किसी भी जगह पर शासन कौन करेगा, या फिर वहां से सबसे ज्यादा व्यापार कौन करेगा। तो इन्हीं रंजिशों के बीच सारे यूरोपियंस में खुद में भी युद्ध होता रहता था। तो एक युद्ध डच के साथ भी हुआ था, जिससे हम बोलते हैं वेदरा का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक युद्ध हुआ था जिससे बोला जाता है वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध, इसे ही बोला जाता है चिनमुरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध, या इसे बोला जाता है चिनमुरा का युद्ध। चिनमुरा का युद्ध, ये कब हुआ? एक चिनमुरा का युद्ध कब हुआ? तो टाइम याद रखिएगा, 1759 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश, अंग्रेज के बीच, अंग्रेज वर्सेस डच के बीच में हुआ था, जिसमें डच पराजित हो गए थे, डच हार गए थे और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा था। तो डच के बारे में इतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हीं से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक इसमें पॉइंट और आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत हार्ड लेवल का अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो इस डच से आप एक चीज, एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि इन्होंने एक सिक्का चलवाया था।
डच ने एक सिक्का चलवाया था जिसे भगवान वेंकटेश्वर का लोगो बना था। ये एक सिक्का चलवाया था जिसपे भगवान वेंकटेश्वर का चित्र अंकित था उस पर। इस सिक्के का नाम था डचों का पगौड़ा। तो डचों ने एक पगौड़ा चलवाया जिस पर भगवान वेंकटेश्वर का चित्र अंकित था। तो इतने पॉइंट 10 से आप याद रखिएगा। आगे हम अगर बढ़े तो आगे हम लोग बात करेंगे अंग्रेज के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक आप डाल, तो पुर्तगाल के बाद जो भारत आए वो थे अंग्रेज। अंग्रेज को हम लोग इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ब्रिटिश भी बोल सकते हैं, तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये बात है 1578 की। 1578 में एक इंसान थे जिसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। इन्हें एक जहाज के ऊपर भारत का नक्शा मिला था। भारत पहुंचने का, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का रास्ता एक जहाज पर मिला था। क्लियर। उसके बाद यहां पर जब आए तो यहाँ पे भारत की अपार धन संपत्ति, सस्ते मसाले और भी बहुत सारे यूरोपियंस को देखकर इसे लगा कि हमें भी यहाँ होना चाहिए। फिर 1599 की बात है। फिर ये डेक ने वहां ब्रिटेन जाकर सभी को बताया कि भारत में इतना समृद्धि है। 1599 का बात है। क्वीन एलिजाबेथ, जानते हैं कि ब्रिटेन में आज भी राजशाही परिवार रहते हैं, उनका शासन चलता है। जैसे सबसे हेड पर वो लोग ही माने जाते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये सब आते हैं। खैर, तो वैसे ही उस टाइम पे भी जो वहां के हेड थी क्वीन एलिजाबेथ, जो वहां की राजशाही थी। क्वीन एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए कंपनी को फरमान दिया कि ठीक है, आप 15 साल तक इंडिया में ट्रेड व्यापार कर सकते हैं। मगर जब ये मर गई, अच्छा ये दी थी फरमान किसको? लॉर्ड मेयर को। लॉर्ड मेयर, इन्हें इसने ये फरमान दिया था। मगर जब ये मर गई तो फिर जो यहाँ के जो राजा बने वो थे जेम्स फर्स्ट। इन्होंने कंपनी को बोल दिया कि आप आजीवन आप ट्रेड कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी यहाँ पर अपना ट्रेड वगैरह करते रह गई, हो गया। उसके बाद इनका एक फरमान लेकर एक इंसान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाम ध्यान रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। कब आए थे? 1608 में आए थे। एक्चुअली ये बात ये है कि कैप्टन हॉकिंस के पास जो फरमान था वो अकबर के लिए था, और जब तक ये इंडिया पहुंचे तब तक अकबर मर चुके थे, इसलिए जहांगीर को उन्हें वो फरमान देना पड़ा। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को एक नाम दिया था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक नाम दिया था इंग्लिश खां। इंग्लिश खां। तो कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि या इंग्लिश खां का नाम किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? तो नाम याद रखिएगा, हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे। अब आएंगे भारत तो अकेले तो नहीं आएंगे, इनके साथ पूरा जहाजों का जत्था होगा। तो उस जहाज के जत्थे को, जहाज के बेड़े को क्या नाम दिया गया? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन। तो यहां पर से ये पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले इंग्लिश कौन है? फ्रांसिस ड्रेक। कब आया? 1578 में। इन्हें नक्शा मिला था जहाज पर। फिर उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए कंपनी को फरमान दे दिया कि ठीक है, 15 साल तक व्यापार कीजिए। किसे दिया गया था? तो लॉर्ड मेयर को दिया गया था। उसके बाद जो राजा बने क्वीन एलिजाबेथ के बाद, जेम्स फर्स्ट, उन्होंने कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि आजीवन आप व्यापार भारत में
कायम रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसी दौरान कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया इंडिया फरमान देने के लिए अकबर को, मगर उस समय तक अकबर मारे जा चुके थे, मतलब मर चुके थे, इसलिए वो फरमान देना पड़ा जहांगीर को। आगे बात किया जाए, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आए थे? हेक्टर नामक जहाज से आए थे। और इनके पूरे बेड़े का क्या नाम था? इनके पूरे बेड़े का रेड ड्रैगन नाम था। यहां तक आई थिंक पूरा क्लियर है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, देखा जाए सबसे पहला फैक्ट्री अंग्रेजों का कहां स्टैब्लिश हुआ। सबसे पहला फैक्ट्री जो स्टैब्लिश हुआ था वो सूरत में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और बोला जाए दूसरा फैक्ट्री कहां स्टार्ट हुआ था? मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों के बारे में पूछ दिया जाता है कि पहला फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश हुआ था, और साथ में दूसरा फैक्ट्री भी पूछ दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ तो आफ्टर ऑल लास्ट तक यही रह गए थे, तो इसलिए इनके बारे में पूछ दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। भारत का पहला फैक्ट्री जो भारत में पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ सूरत में, दूसरा फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ मसूलीपट्टनम में, मगर दक्षिण भारत का पहला फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुआ? तो दक्षिण भारत का तो ये मसूलीपट्टनम में जो स्टैब्लिश हुआ, तो भारत का दूसरा फैक्ट्री था। भारत में अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री थी ये। मगर दक्षिण भारत का बात किया जाए, दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री थी। दक्षिण भारत कहने का मेरा मतलब है ये वाला पार्ट। क्लियर है यहां तक? तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो एक तो आया था कैप्टन हॉकिंस, जिसे जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। जेम्स फर्स्ट ने एक और राजदूत को भेजा था जिसका नाम था टॉमस रो। सर टॉमस रो, ये भी राजदूत थे। ये किसके दरबार में आए थे? तो ये भी जो आए थे वो जहांगीर के दरबार में ही आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में थे? तो वो भी जहांगीर के दरबार में ही आए थे। इसने क्या किया था? मात्र 3000 वार्षिक टैक्स, आप समझ रहे, मात्र 3000 टैक्स के बदले में फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट ले लिया था। मात्र कितने रुपए में लिया? मात्र 3000 रुपए वार्षिक टैक्स से इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए साइन करवा लिया, इट मीन परमिशन ले लिया। तो अगर आगे अगर बात किया जाए, तो अंग्रेजों ने व्यापार के लिए परमिशन लिया और धीरे धीरे इसी प्रकार करते करते पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में अंदर जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस प्रकार से हम लोग पढ़ते जाएंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पर आए और हमारे ऊपर कब्जा कर लिया राजनीतिक तरीके से, सैन्य तरीके से, तो वो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसी में थोड़ा सा और आगे अगर चला जाए, देखा जाए तो जब इन्होंने भारत पर अपना हुकूमत कर लिया तो भारत को 3 प्रेसिडेंसीज के अंतर्गत बांट दिया। भारत को 3 प्रेसिडेंसीज के अंतर्गत बांट दिया। पहला जो प्रेसिडेंसी था वो मद्रास, दूसरा प्रेसिडेंसी बंबई, और तीसरा प्रेसिडेंसी कलकत्ता। ये पूछा जाता है कि मद्रास का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, बंबई का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, और कलकत्ता का किसने किया? तो मद्रास का अगर देखा तो फ्रांसिस डे, याद रखिएगा नाम, मद्रास के लिए फ्रांसिस डे। बंबई के लिए अगर देखा जाए तो अयंगर, बंबई के लिए देखा जाए तो अयंगर। गेराल्ड
अयंगर। अगर कलकत्ता के लिए देखा जाए, जॉब चारनॉक, जॉब चारनॉक। तो ये 3 याद रखिएगा। मद्रास का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया? फ्रांसिस डे ने। बंबई का किसने किया? गेराल्ड अयंकर ने। कलकत्ता का किसने किया? जॉब चारनॉक ने। ये प्रेसिडेंसीज के अकॉर्डिंग इन्होंने बांटा। अब थोड़ा सा अगर कहानी देखा जाए तो फ्रांसिस डे ने क्या किया ना, मद्रास के चारों ओर से घेराबंदी करवा दिया गया, घेराबंदी कर दिया, जिसका नाम दिया गया सेंट फोर्ट जॉर्ज। जिसका नाम क्या रख दिया? सेंट फोर्ट जॉर्ज। बंबई का बात किया जाए तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। बंबई का बात किया जाए तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। तो उससे विवाह कर लिया चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन का जो राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। तो उसे दहेज में बंबई दे दिया गया और बंबई के संस्थापक गेराल्ड अयंगर को बना दिया गया। कलकत्ता का बात किया जाए तो कलकत्ता 1200 रुपए में, मात्र 1200 रुपए में जॉब चारनॉक ने कोलिकाता, सूतानाती और गोविंदपुरी को खरीद लिया। इस प्रकार कलकत्ता के बहुत बड़े बड़े एरिया को इसने 1200 रुपए में खरीद लिया था, इसलिए पूरा कलकत्ता इसके अधीन आ गया। तो ये था प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से उन्होंने राज किया। कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यहां पर भी वर्चस्व का लड़ाई था सारे यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। तो 1632 में, 1632 में युद्ध हुआ था अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच। अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम क्या था? स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध। एक हम लोगों ने युद्ध पढ़ा डच के साथ, वेदरा का युद्ध, जिसमें डच पूरी तरीके से बाहर हो गया था। दूसरा युद्ध किया गया था पुर्तगाल के साथ अंग्रेजों ने, सवाली का युद्ध 1632 में। ये पॉइंट याद रखिएगा। 1632 में ही एक फरमान भी जारी हुआ था। 1632 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ध्यान रखिए। 1632 में एक फरमान जारी हुआ था जिसे कहा जाता है सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान। इसे उबदुल्ला कुतुब शाह ने इसे जारी किया था। कुतुब शाह, उबदुल्ला कुतुब शाह ने इसे जारी किया था। यह फरमान माना जाता है, इस फरमान के कारण भारत का इतिहास चेंज हो गया। तो ये था हमारा बेसिक अंग्रेज के बारे में, बेसिक क्लियर है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले, क्योंकि हम लोग को पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज के बारे में ही पढ़ना है, किस प्रकार से हम लोग को ऊपर शासन किया, कैसे कैसे। तो कुछ बेसिक था अंग्रेज के बारे में, जो कि फैक्चुअल डेटा है, जो कि हमेशा एग्जाम में कंटिन्यूअस पूछते तो आप इसका नोट्स बनाते रहे। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन 100% मैच करना ही है। चलिए, हम लोगों ने अंग्रेज के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा अगर आगे देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस। तो अंग्रेज के बाद जो भारत आए वो थे फ्रेंच, मतलब फ्रांस के लोग। तो इसमें 2 लोग का बहुत अहम भूमिका है। एक लुई 14, जो कि फ्रांस के राजा थे, और वहां के एक प्रधानमंत्री कोलबर्ट। तो लुई 14 और कोलबर्ट के वजह से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट भारत में हुआ। ये सभी कंपनी में ये मात्र एक इकलौती कंपनी थी जो कि सरकारी थी, इसलिए इसको सरकारी कंपनी भी कहा जाता है। सरकारी कंपनी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। इनका सबसे पहला जो फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1668 में। सबसे पहला फैक्ट्री 1668 में कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? तो सूरत में। 1668 में पहला फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश हुआ था। और दूसरा फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में। तो सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में, दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। मगर यहां पर भी वही ट्रिकी क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का पहला फैक्ट्री बोले तो मसूलीपट्टनम, और भारत का दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, और दक्षिण भारत का पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, एक और यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि एक जगह जिसे आज आप पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं, पौंडीचेरी, तो इसका पहले नाम पौंडीचेरी नहीं हुआ करता था, इसका नाम था पोर्ट लुई, पोर्ट लुई। इसका इस्टेब्लिशमेंट भी एक फ्रांस के ही व्यापारी ने किया था जिसका नाम था फ्रैंक मार्टिन, फ्रैंक मार्टिन। तो ये कुछ फ्रांस के बारे में था। तो अब हमें सिर्फ ध्यान ये रखिएगा, तो ये पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, इंग्लिश और फ्रांस, ये मेनली यही 4 कंपनी थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इनमें से भी जो सबसे मेन थे वो जो 2 थे, ब्रिटिश और फ्रांस। तो अब मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर ये वर्चस्व की लड़ाई थी, कौन कितना पावरफुल है, जो जितना पावरफुल होगा उसका यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट या कहीं पर भी इस्टेब्लिशमेंट उसका रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया पुर्तगाल के युद्ध में मैंने बताया आपको, अंग्रेजों ने युद्ध करके पुर्तगाल को बाहर कर दिया। फिर डच के साथ युद्ध करके वेदरा का डच को बाहर कर दिया। उसी तरीके से फ्रांस और अंग्रेज के बीच जो ये दोनों महाशक्तियाँ थी, तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ वो बहुत विशाल युद्ध हुआ और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी युद्ध हुआ था। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सिर्फ छोटा सा पॉइंट ये ध्यान रखिए कि फ्रांस सबसे आखिरी जो युद्ध हुआ था फ्रांस और अंग्रेज के बीच वो था वॉन्डी वॉस का युद्ध, वॉन्डी वॉस का युद्ध, वॉन्डी वॉस का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। और ये वो वॉर था जिसमें फ्रांस हार गया और भारत में एकमात्र यूरोपीय शक्ति रह गई, ब्रिटिश, अंग्रेज। तो इसी के साथ हमारा यूरोपियन आगमन भारत में कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा फैक्ट वगैरह, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे की ओर चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और